इसमें आप लेक्चर में क्या सीखेंगे यार? स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बीपी बढ़ गया है। बीपी कितना बढ़ा है आवाज जो हम पहले डिस्कस करेंगे स्टेजेस सर क्लियर नहीं आ रही। जैसे जैसे बीपी बढ़ता जाएगा उसकी स्टेजेस भी बढ़ती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बढ़ता क्यों है और बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो बीपी को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं नॉर्मल रेंज में, ठीक है, और किस चीज से बीपी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट ड्रग क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया, बीपी रेज कर गया, तो हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल है जो हम दे सकते हैं और किस पेशेंट में कौन सी ड्रग देंगे। फिर नेक्स्ट हम इंडिविजुअल ड्रग्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, उनके साइड इफेक्ट्स, ये सब भी चेक करेंगे। फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, किस तरह के पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन सी ड्रग देनी है, उसकी क्या गाइडलाइन है। एंड देयर आर सम स्पेशल कंडीशंस जस्ट लाइक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। कई बार बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें कौन सी ड्रग देंगे, उसमें जो नॉर्मल बीपी की ड्रग होती है वो काम नहीं करेंगी। और स्पेशल कंडीशन कौन सी होगी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें बीपी बढ़ गया है तो कौन सी ड्रग देंगे। तो आज ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। स्टेजेस ऑफ बीपी। बीपी कब कहेंगे कि हाइपरटेंशन हो गया है? व्हेन सिस्टोलिक इज मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 90। कोई प्रॉब्लम? सही। तब इसे कहेंगे स्टेज 1, ठीक। स्टेज 2 कब कहेंगे? जब सिस्टोलिक हमारी 160 से बढ़कर 179, मीन सिस्टोलिक की रेंज 160 या 179 इसके बीच में कहीं है, और डायस्टोलिक की रेंज 100 या 119 इसके बीच में कहीं है, तो इसे कहेंगे स्टेज 2। और अगर सिस्टोलिक हमारा 180 से ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक 120 से ज्यादा हो जाए, then this is called stage 3. Okay, so this is about the stages of hypertension. तो हाइपरटेंशन कब स्टार्ट होगा, कब कहेंगे? जब सिस्टोलिक कितना हो जाएगा? मोर देन, बच्चों बताओ, 140 more than 140 सिस्टोलिक। डायस्टोलिक कितना हो जाएगा? जब हम 90 या 90 से ज्यादा डायस्टोलिक और 140 या 140 से ज्यादा सिस्टोलिक, तब हम कहेंगे कि हाइपरटेंशन हो गया है। ओके, इसमें कुछ अलग से टर्म्स हैं, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अगर बीपी बढ़ता जा रहा है और आपका सिस्टोलिक हो गया है 220 और डायस्टोलिक हो गया 120 तक, और साथ में कुछ ऑर्गन्स का डैमेज होने लगा है, तो इसे कहेंगे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब ये टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या होता है? अगर बीपी एकदम से बढ़ जाए और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होने लगता है। कौन से ऑर्गन? हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई, ये डैमेज होने लगते हैं। तो जब बीपी इतना बढ़ जाए कि हमारे इन ऑर्गन्स में डैमेज होने लगे, तो इन्हें कहेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन विद टारगेट ऑर्गन डैमेज। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ओके, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। एक्चुअली सर हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी क्या होता है सर? इसके पहले वाले स्लाइड में था। बच्चों क्या स्लाइड दिख रही है आपको, विजिबल स्लाइड? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, हम ये कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कैसे बनता है? ब्लड प्रेशर इज ए मेजर ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। मीन अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा हमारा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या फिर हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ये क्या होता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस? टोन ऑफ द आर्टरीज, स्पेसिफिकली ऑफ आर्ट्रियोल्स। अगर आर्ट्रियोल्स की टोन ज्यादा है, उनका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है, वो मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में है, रिलैक्स नहीं है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें बीपी कम करना है तो इन दोनों में से कोई भी चीज कम कर दें, या तो कार्डियक आउटपुट कम कर दें या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर दें। कैसे? आर्टरियोल्स की टोन कम करके, आर्टरियोल्स को रिलैक्स करके, इस तरह से हम बीपी कम कर सकते हैं। कार्डियक आउटपुट कैसे कम कर सकते हैं? या तो हम हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, अब वो सब चीजें कम कर दें, हार्ट को डिप्रेस कर दें, या फिर जो वीनस रिटर्न आ रहा है
वीनस रिटर्न वेन से कहाँ पे आता है, हार्ट में। अगर हम वीनस रिटर्न ही कम कर दे तो अगर रिटर्न कम होगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, इनपुट कम होगा तो आउटपुट कम होगा। और इनपुट कैसे कम कर सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम करके, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसे कम करके। ये कैसे कर सकते हैं, इसके काफी ढेर सारे तरीके ये आगे पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग किस तरह से काम करती है। किडनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड को कंट्रोल करने में, ठीक है। अगर किडनी के अंदर कम फ्लूइड पहुंच रहा है, कम ब्लड पहुंच रहा है, तो वहां पे सिग्नल जनरेट होंगे। उससे क्या होगा, वहां पे रेनिन रिलीज होगा और रेनिन फिर एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एंजियोटेंसिन 2 फिर आर्टरियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, एल्डोस्टेरोन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। और जब एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देगा तो बॉडी में सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होने लगेगा, मींस ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से किडनी मेंटेन रखती है ब्लड प्रेशर को। अगर बीपी कम होने लगे, ब्लड प्रेशर कम होने लगे, तो किडनी इस तरह से काम करती है। तो किडनी किस तरह से मेंटेन करेगी बीपी को, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 फिर बीपी को बढ़ा देगा। अगर हमें बीपी कम करना है तो एंजियोटेंसिन 2 के मैकेनिज्म को, इसके रोल को हमें कम करना होगा, इसके फंक्शन को कम करना होगा। किसके फंक्शन को कम करना होगा, एंजियोटेंसिन 2। नाउ मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब किस तरह से हम सोचें क्या क्या काम कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड अदर इज नॉन फार्माकोलॉजिकल। अगर हम ड्रग देते हैं तो फार्माकोलॉजिकल, और अगर बिना ड्रग के हम ठीक करने की कोशिश करते हैं देन इट इज कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्या करेंगे हाइपरटेंशन में, बिना दवाई के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट रिडक्शन, पेशेंट से कहेंगे अपना वेट रिड्यूस करें। कैसे वेट रिड्यूस करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे एंड थोड़ा डाइट कंट्रोल करेंगे। कौन सी डाइट देंगे इसमें, डैश डाइट। व्हाट इज डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप hypertension. This is the full form of DASH, 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 dash diet. What is the full form of DASH? Dietary approach to stop hypertension. तो ये डाइटरी अप्रोच में क्या होगा, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसमें जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब लेना है, होल ग्रेन फूड लेना है, अंकुरित दाने भी है ना, अंकुरित आपको जो भी ये सब चीजें लेना है। सिर्फ क्या नहीं लेना है, जितनी भी शुगर एडेड प्रिपरेशंस हैं जिसमें चीनी अलग से ऐड करते हैं, ये सब चीजें नहीं लेनी है। ये सब क्या होंगे, मिठाइयाँ, चॉकलेट और जितनी भी आर्टिफिशियल सब चीजें बनती हैं। फिर साथ में आपको बेवरेजेस नहीं लेने हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर कोई भी चाय कॉफी, ये भी सब नहीं लेना है। फिर साथ में ऐसी चीजें जिसमें एक्स्ट्रा ज्यादा नमक मिलाया जाता है या फिर फैट मिलाया जाता है, जैसे नमकीन है या फिर रोस्टेड चीजें हैं या फिर रेड मीट है, ये सब चीजें नहीं लेनी है और फैट को भी अवॉइड करना है। तो इसे कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। फिर रेगुलर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। एरोबिक, ठीक है, ये नहीं है मतलब एक होती है मसल बिल्डिंग, जिम में जाना, वो सब चीजें नहीं, एक होती है एरोबिक एक्टिविटी, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और या फिर ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है, तेज तेज चलना। तो ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी। कितना करना है, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर 6 days अ वीक। तो या फिर अगर दिन में 45 मिनट्स कर रहे हैं तो वीक में कम से कम 3 या 4 बार इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर डेली 45 मिनट्स कर रहे हैं और 30 मिनट्स कर रहे हैं तो वीक में एटलीस्ट 6 days होनी चाहिए। इतनी आपको एरोफिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। नेक्स्ट इज अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल को भी कम करना है, ठीक है। देन स्मोकिंग सीजेशन, अगर कोई स्मोकिंग करता है, बीड़ी पीता है, तो वो भी इसे छुड़ाना होगा, बंद करना होगा। एंड एट लास्ट स्ट्रेस रिडक्शन, अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, मेंटल प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा वरी कर रहा है, तो ये सब चीजें भी उसे छोड़ना होगा, उसे रिलैक्स रहना होगा।
जितना स्ट्रेस करेंगे उतना हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा और हमारी बीपी को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें थी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो आती है। एक्सक्यूज मी सर, सर इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल में पोजीशन चेंज करके भी हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। बेटा आवाज थोड़ा जोर से बोलो। सर हाइपरटेंशन का ये मैनेजमेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल, उसको पोजीशन चेंज करके भी किया जा सकता है सर ना? क्या चेंज करके? पोजीशन, बेड पोजीशन। यस सर, बेड पोजीशन पोजीशन। किस तरह से पोजीशन बेटा? कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ बेटा। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बताओ। चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे, टाइम बचता है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, हम ड्रग यूज करेंगे। तो ये हमारी लंबी सी लिस्ट है, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम दे सकते हैं। इन्हें इजी वे में याद करते हैं, ABCD ये हमारी ड्रग्स के ग्रुप्स हैं। A for ACE inhibitors and ARBs, B for beta blockers, C for calcium channel blockers and D for diuretics. So hypertension में हम कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं? ABCD, ACE inhibitors, beta blockers, calcium channel blockers and diuretics। दो और ग्रुप हैं, इसमें आते हैं वेजोडाइलेटर्स एंड सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स। लेकिन आपको इजी याद करने के लिए आप ABCD याद करना, इतना ही काफी है। ओके, अब आते हैं फर्स्ट ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers, इसे कहते हैं ARBs। तो A4 दो ग्रुप्स हो गए हमारे, ACE inhibitors and ARBs। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन में किडनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? किडनी में रेनिन बनेगा, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन 2 को बनाएगा और एंजियोटेंसिन 2 बीपी को बढ़ाएगा। तो ये दोनों ड्रग्स ACE inhibitors और ARBs ये एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए बीपी को कम कर देंगे। अब ये ACE inhibitor क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ACE inhibitor एक एंजाइम होता है ACE, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 फिर बीपी को बढ़ाएगा। तो हमारा एम क्या है यहाँ पे? एंजियोटेंस एंजाइम को इनहिबिट करना है। तो ACE इनहिबिटर्स कौन सी हमारे पास कौन सी अवेलेबल है? कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, पेरेंडोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्वाइनाप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल। बड़ी लंबी सी लिस्ट है, ये सब होती है ACE इनहिबिटर, इनसे हम बीपी कम कर सकते हैं। दूसरी ड्रग है हमारी, तो दूसरा ग्रुप है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 2 के बनने को नहीं रोकेंगे, लेकिन जो बना हुआ एंजियोटेंसिन 2 है वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर पाएगा। ARBs एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर पे काम नहीं करने देंगे, तो एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन नहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ARBs कौन सी ड्रग है? लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, इर्बेसार्टन, ऑलमेसार्टन। ये ARBs है, ये काफी कॉमनली यूज होती है बीपी को कंट्रोल करने में। ओके, लोसार्टन, टेलमिसार्टन बहुत ज्यादा चलते हैं और इनके बीपी के कम करने के अलावा इनके और भी ढेर सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई MI का पेशेंट है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो नहीं आते। तो पहली ड्रग हमारी हो गई ए में क्या पढ़ा हमने? ACE inhibitors and ARBs। ACE inhibitors means angiotensin converting enzyme inhibitor and ARBs angiotensin 81 receptor blocker। अब ये डायग्राम से देखिए कैसे काम करते हैं। ये लीवर से बनेगा एंजियोटेंसिनोजन, फिर किडनी में रेनिन रिलीज होगा और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर एक एंजाइम होता है ACE क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा और फिर एंजियोटेंसिन 2 बीपी को बढ़ाएगा। ठीक है, कैसे? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1
पे एक्ट करके। तो हमारा एम क्या है, या तो एंजियोटेंसिन 2 ना बन पाए, और अगर बन रहा है तो अपने रिसेप्टर पे काम ना कर पाए। एंजियोटेंसिन 2 ना बने, इसके लिए हमारे पास ड्रग है एस इनहिबिटर्स, और एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे काम ना कर पाए, इसके लिए हमारे पास ड्रग्स हैं एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट बी, क्या पे दिक्कत? नेक्स्ट है हमारे पास बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास क्या कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबल है? फर्स्ट नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड देन और बता दीजिए। यस बच्चों, यस, एनी प्रॉब्लम? कुछ कह रहे हो बच्चों? ओके, तो बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव क्यों? 3 टाइप्स के बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं ये सबको ब्लॉक कर देते हैं। These are propranolol, sotalol, timolol, pindolol and labetalol। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है प्रोप्रेनोलोल या प्रोपेनोलोल। ये सबको पता होना चाहिए प्रोपेनोलोल के बारे में। प्रोपेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सारे बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। Then next group is of cardioselective beta blockers। Cardioselective means हार्ट में, कार्डियक में बीटा 1 रिसेप्टर्स सेलेक्टिवली होते हैं। तो जो ड्रग्स से बीटा 1 को ब्लॉक करेंगी उसे कहते हैं कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये बीटा 2 को ब्लॉक नहीं करेंगी, बीटा 3 को ब्लॉक नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये कौन सी ड्रग्स हैं? मेटोप्रोलोल, एटनोलोल, एस्मोलोल, बिटॉक्सोलोल, कैलिप्रोलोल एंड नेबिवोलोल। तो अगर नॉन सेलेक्टिव के ढेर सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कार्डियोसेलेक्टिव लेंगे तो हमारे साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे और ये सिर्फ सेलेक्टिवली बीटा 1 पे एक्ट करेंगे। Okay, how they act? What is the mechanism of action of beta blockers? These beta blockers, by blocking the beta 1 receptors, they decrease cardiac output. They suppresses the activity of heart, thereby they decrease cardiac output. Beta blocker से cardiac output कम हो जाएगा, क्योंकि बीटा 1 का रोल होता है, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट को स्टिमुलेट करता है। अगर बीटा 1 को ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट ठीक से थोड़ा कम काम करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स और कई तरह से काम करता है, जैसे कि ये नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को कम कर देगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। साथ में बीटा ब्लॉकर्स रेनिन के रिलीज को भी कम करते हैं, और रेनिन रिलीज होकर क्या करेगा? एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो रेनिन कम रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन, फाइनली एंजियोटेंसिन 2 कम रिलीज होगा और बीपी नहीं बढ़ पाएगा। लास्ट, दिस बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो। सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी बीपी को बढ़ाता है, अगर ये कम हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर्स कई तरह से काम करते हैं बीपी को कम करने के। बीटा ब्लॉकर्स के साथ कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो बीटा ब्लॉक भी करती हैं और अल्फा को ब्लॉक भी करती हैं। दीज आर कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स और बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर्स। ये कौन सी ड्रग्स हैं? लाबेटालॉल एंड कार्बिडिलॉल। ये दीज आर अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, and there are some other drugs that are selectively alpha blockers.
अल्फा ब्लॉकर्स आर ट्रेजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामीन एंड फेनिकोलामीन। अब ये अल्फा ब्लॉकर कैसे काम करेगा? अल्फा का एक्शन होता है, अल्फा रिसेप्टर का एक्शन ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, टाइट करना। अगर हम अल्फा को ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएंगी और बीपी कम हो जाएगा। तो हम बीपी कम कर सकते हैं बीटा को ब्लॉक करके भी एंड अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके भी, और अगर दोनों को एक साथ ब्लॉक कर देंगे तो भी बीपी कम हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर के साथ बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर भी दे सकते हैं और बीटा ब्लॉकर के साथ हम बीटा अल्फा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। तो एक लंबी सी लिस्ट है हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स एंड बॉक ब्लॉकर्स। ओके, बहुत सारी ड्रग होगी, आप जाके अपनी बुक से आज इनका क्लासिफिकेशन देख लेना और मेन ड्रग याद कर लेना। नेक्स्ट इज ए बी सी। ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, पढ़ते हैं सी। सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये क्या करते हैं? ये भी हमारे स्मूथ मसल सेल को रिलैक्स कर देते हैं, और हमारी स्मूथ मसल्स कहाँ पे होती हैं? ब्लड वेसल्स में। तो इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को रिलैक्स कर देती हैं और बीपी उससे कम हो जाएगा। ओके, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन सी ड्रग्स हैं? वेरापामिन, डिल्टियर, आजन, एम्लोडिपिन, सिलिनिडिपिन, लेसिडिपिन, लर्केनिडिपिन, बेनिडिपिन, निकार्डिपिन, निफेडिपिन एंड फेलोडिपिन। लिस्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए हमारे पास। तो कैल्शियम चैनल कैसे एक्ट करते हैं? ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देंगे। कैसे? स्मूथ मसल से रिलैक्स हो जाएंगी अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम सेल के अंदर आ नहीं पाएगा, उससे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मसल रिलैक्स रहेगी। मसल रिलैक्स रहेगी तो हमारे आर्टरीज भी रिलैक्स रहेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और अगर हमारी आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो बीपी भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ब्लड वेसल्स टाइट हैं तो बीपी बढ़ जाएगा, और हमारी ब्लड वेसल रिलैक्स है तो बीपी कम हो जाएगा। तो हमें इधर जो भी ड्रग यूज करना है, घुमा फिरा कर यही करना है कि ब्लड वेसल को की टोन को कम करना है, ब्लड वेसल को रिलैक्स स्टेट में लाना है, अगर हमें बीपी कम करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ग्रुप इज डी, ए बी सी डी। A for ACE inhibitors and ARBs, B for beta blocker, C for calcium channel blockers and D for diuretics. Diuretics लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि डायरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। हमें अगर यहाँ पे बीपी कम करना है तो हम कौन से प्रेफर करेंगे? लूप डायरेटिक्स या थायजाइड्स। अगर इमरजेंसी है, थोड़े टाइम के लिए हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट चाहिए, एकदम से बीपी कम करना है, तो हम प्रेफर करेंगे लूप डायरेटिक्स। कौन से होते हैं? फ्यूरोसेमाइड, लेसिक्स। लेकिन हम लेसिक्स को, फ्यूरोसेमाइड को लंबे टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते बीपी कंट्रोल करने के लिए, तब हमें यूज करनी पड़ेगी थायाजाइड्स। थायाजाइड्स में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथेलिडोन एंड इंडापामाइड। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है। तो अगर थोड़ा बहुत हमें इफेक्ट चाहिए तो हम डायरेटिक्स अलोन यूज कर सकते हैं। जनरली हम इन्हें किसी और ड्रग के साथ यूज करते हैं, या तो एस इनहिबिटर्स के साथ या एआरबीज के साथ। बड़ी कॉमन यूज होती है ये डायरेटिक्स। डायरेटिक्स कैसे काम करेंगी? ये किडनी पे काम करेंगी और बॉडी से सोडियम एंड वाटर बाहर निकाल देंगे, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर इसकी वजह से बीपी भी कम हो जाएगा। तो क्या कर रही है ये? हार्ट पे क्या करेंगी? प्री लोड कम कर देंगी, ब्लड वॉल्यूम कम कर देंगी। हार्ट में ब्लड कम आएगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर्स वो हैं जो डायरेक्ट एक्ट करेंगी ब्लड वेसल्स पे और उसे डायलेट कर देंगी। दीज ड्रग्स आर मिनॉक्सिडिल एंड हाइड्रोलेजिन। कैसे कर दो? हाँ तो बच्चों हम लोग थे वेजोडाइलेटर्स पे। वेजोडाइलेटर्स ड्रग्स हैं मिनॉक्सिडिल एंड हाइड्रोलेजिन। मिनॉक्सिडिल का एक और यूज है जो बॉयज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, तो मिनॉक्सिडिल के लोशन आते हैं, उसे बालों की जड़ों में लगाया जाता है मिनॉक्सिडिल का लोशन, और इससे बाल भी फिर वापस आने लगते हैं। बहुत इफेक्टिव तो नहीं है,
काफी दिनों बाद जब आप कई महीने तक लगातार लगाते रहेंगे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, तो जैसे ही लगाना बंद कर देते हैं इसका इफेक्ट फिर से खत्म होने लगता है। ठीक है? तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है मिनॉक्सिडिल का बाल वापस आने में। नेक्स्ट ग्रुप इज सेंट्रल सिंपैथेटिक्स क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, ये भी बीपी कम कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर एक ड्रग रह गई है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वैसोडाइलेटर्स में। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जब हमें बीपी को एकदम से कम करना होता है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, वहां पे हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को यूज करते हैं। डायूरेटिक्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था, एक बार इसके 10 मेन इफेक्ट और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट क्या होंगे? हाइपोकैलेमिया दोनों डायूरेटिक्स से होता है, चाहे लूप डायूरेटिक्स हो, लैसिक्स हो या फिर थायराइड हो, दोनों के दोनों हाइपोकैलेमिया करेंगे। और वो कौन से डायूरेटिक्स होते हैं जो हाइपोकैलेमिया नहीं करते? उन्हें क्या कहते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। वो कौन से होते हैं? स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनोन। फिर इसका और क्या साइड इफेक्ट है थायराइड डायूरेटिक्स का? हाइपरग्लाइसीमिया, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देंगे, इंसुलिन के रिलीज को कम करके। तो अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो कंडीशन प्रेसिपिटेट कर सकती है, ग्लूकोज कंट्रोल हमारा गड़बड़ा सकता है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहा है तो उसका डायबिटीज कंट्रोल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, खत्म हो सकता है। देन नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स इज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मींस जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एलडीएल स्पेशली एलडीएल, इसका लेवल बढ़ जाएगा। और एलडीएल कौन किस टाइप का लिपिड है? बैड लिपिड। एचडीएल इज गुड लिपिड एंड एलडीएल इज बैड लिपिड। अगर एलडीएल का लेवल बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं थायराइड के बारे में। नेक्स्ट इज हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाएगा ब्लड में। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड का एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा, हाइपरयूरिसीमिया हो जाएगा बाय थायराइड्स। सडन कार्डियक डेथ, कुछ एरिथमेटिक केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जितना हम बीपी में लेते हैं, बीपी को कंट्रोल करने में हम लेते हैं 12.5 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम, और इस डोज में ये ज्यादातर साइड इफेक्ट या तो आते नहीं है या बहुत ही कम चांसेस हैं इनके आने के। फिर अगर हम ये हमारे मेन में हमने पढ़ लिया ए बी सी डी, ए ACE inhibitors and ARBs, B beta blockers along with alpha blockers, C calcium channel blockers and D diuretics। तो ये मेन हमारी ड्रग्स थी। अब इंडिविजुअल ड्रग पढ़े तो मेन पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हमारी ACE inhibitors में कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये हमारी ड्रग्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट। बात सारी इंपॉर्टेंट है, सारी देते हैं, हमको एक ड्रग पढ़ लेते हैं कैप्टोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल के बेनिफिट्स क्या है? इसे हम एस्थमेटिक पेशेंट में भी दे सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट में भी दे सकते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट में कैप्टोप्रिल तो दे सकते हैं, लेकिन कौन सी ड्रग नहीं दे सकते? कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं दे सकते? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीटा ब्लॉकर्स। अगर कोई बीपी का पेशेंट है और हमने उसमें बीटा ब्लॉकर ड्रग दे दी तो अगर वो एस्थमेटिक है तो उसकी अस्थमा की कंडीशन बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो जब भी आप किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर अस्थमा की उसकी हिस्ट्री है तो बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने हैं। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायूरेटिक्स को अवॉइड करना है, लेकिन कैप्टोप्रिल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टोप्रिल या बाकी ACE inhibitors आपने सेफली दे सकते हैं। लेकिन ACE inhibitors की अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी ढेर सारी लंबी सी लिस्ट है अपने साइड इफेक्ट्स की। कैप्टोप्रिल और या बाकी ACE inhibitors ये क्या करते हैं? कफ इतनी ज्यादा होती है, ड्राई कफ, कि हर 5 में से 1 मरीज को कफ की दिक्कत रहती है, यानी कि 20% पेशेंट्स में कफ की प्रॉब्लम आएगी। आप उन्हें ACE inhibitors स्टार्ट करेंगे, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, इनमें से कोई ड्रग देंगे और पेशेंट वापस आएगा, कह रहा खांसी होने लगी है, सूखी खांसी होने लगी है, और ये खांसी किसी कफ सिरप से, किसी टैबलेट से ठीक नहीं होती है।
तो आपको अल्टीमेटली एस इनहिबिटर्स को बंद करना होता है, जिसमें ये प्रॉब्लम होती है आपको बंद करना होता है। सेकेंड वन इज हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया हो सकता है, डाययूरेटिक्स कर देते हैं हाइपर कैलीमिया, लेकिन एस इनहिबिटर्स करेंगे हाइपर कैलीमिया। तो अगर आप इन्हें कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं डाययूरेटिक्स एंड एस इनहिबिटर्स को, तो ना हाइपोकैलीमिया होगा ना हाइपर कैलीमिया होगा, एक कम करेगा एक ज्यादा होगा, तो बैलेंस करेंगे। तभी कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर्स या एआरबीज के साथ कॉम्बिनेशन दिया जाता है थायाजाइड्स का। ठीक है, एक पोटेशियम का लेवल कम करेगा एक ज्यादा करेगा, तो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन। जब आप एस इनहिबिटर देते हैं तो इनिशियल डोज फर्स्ट डोज के साथ थोड़ा ज्यादा बीपी कम कर जाता है, इसे कहते हैं फर्स्ट डोज इफेक्ट। तो इसका क्या तरीका है, आप पहले कम डोज में स्टार्ट करें पर डोज को धीरे धीरे बढ़ाएं। देन नेक्स्ट इज एक्यूट रीनल फेलियर। इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि अगर पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ है और साथ में बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, जो रीनल सप्लाई होती है, रीनल की ब्लड सप्लाई होती है किसके थ्रू होती है, रीनल आर्टरी के थ्रू। अगर उस रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस है, मीन स्ट्रक्चर में बीच में कहीं कसी हुई है, ठीक है, अब वो दोनों तरफ है, बायलेटरल है, तो बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है और पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ है, आपने उसे कैप्टोप्रिल दे दिया, एस इनहिबिटर दे दिया, तो पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाएगा। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर इज एंजियोएडेमा। एंजियोएडेमा क्या है, एक तरह से एलर्जिक रिएक्शंस है, इसमें स्वेलिंग ऑफ लिप्स, स्वेलिंग ऑफ माउथ, स्वेलिंग ऑफ नोज हो जाएगा और इसमें सांस आने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। एंजियोएडेमा के चांसेस भी हैं एस इनहिबिटर के साथ। बाकी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं जस्ट लाइक रैशेस एंड अर्टिकेरिया। Next important side effect of this captopril is dysgeusia. Dysgeusia means loss or alteration of taste. पेशेंट खाना खाएगा, आपने उसे कैप्टोप्रिल दे दी, पेशेंट घर चला गया, अब वो खाना खा रहा है उसे टेस्ट ही नहीं आ रहा है या अजीब सा टेस्ट आ रहा है, इसे कहते हैं dysgeusia. Dysgeusia is a problem with captopril and also with other ACE inhibitors. Then this drug is also teratogenic. Teratogenic means अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इस ड्रग को ले ले तो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होती है या फिर जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज ग्रेनुलोसाइटोपेनिया। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तभी ये कैप्टोप्रिल और बाकी एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब नहीं लेनी है तब अगर कोई प्रेगनेंसी में पेशेंट है, बीपी का पेशेंट आया वो प्रेगनेंसी में है तो ये कैप्टोप्रिल नहीं लेना है, या फिर अगर किसी पेशेंट की दोनों तरफ की रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस है तो भी कैप्टोप्रिल नहीं लेनी है। अगर उसे पहले से सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी बता चुका है कि अगर मैंने पहले ये ड्रग ली है और मुझे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगी है तो भी नहीं लेनी है। और अगर पेशेंट की नॉन हिस्ट्री है हाइपर कैलीमिया की, ये पेशेंट का पहले से ही पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो भी ये ड्रग नहीं लेनी है। Okay, next group is of ARBs, angiotensin receptor blockers. ये भी ACE inhibitors की से जैसी ड्रग है पर इसमें थोड़े फायदे हैं। ठीक है, क्या फायदे हैं कि कफ के चांसेस, जो ड्राई कफ हो रही थी ACE inhibitor से, वो इसके साथ नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, इतनी सी नहीं होगी। तो कफ के चांसेस लोसार्टन में या बाकी ARBs में नहीं होंगे, कम होंगे। बीटा ब्लॉकर्स, ओके, बीटा ब्लॉकर्स के साथ एडवांटेजेस क्या है, ये पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं करता। एक टर्म होती है पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन मींस बीपी का कम होना अकॉर्डिंग टू द पोस्चर। जो बीपी के पेशेंट हैं अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं और रात को लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं, अगर वो झटके से एकदम उठेंगे तो बीपी इतना कम हो जाएगा उन्हें चक्कर आने लगेगा, फिर वो गिर पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पोस्चरल हाइपोटेंशन। आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बीपी कम हो जाना। और ये कब होता है, बॉडी अपनी बीपी को मेंटेन करती है। अगर आप खड़े होंगे तो सारा ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पैरों में, पैरों की वेन्स में। अब नॉर्मल करने के लिए बॉडी उन्हें कंट्रोल करती है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, वेन्स को थोड़ा टाइट करेगी, वहां से वीनस रिटर्न बढ़ाएगी।
लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सेस बॉडी के थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो एकदम से पैरों का ब्लड जो कूल हो गया है, जो स्टोर हो गया है पैरों की वेन्स में, वो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आ पाएगा, हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और अगर वहीं इकट्ठा रहा, पूरा ठीक से नहीं आ पा रहा है हार्ट में, तो कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो बीपी एकदम से कम हो जाता है, और ये थोड़ी देर के लिए होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? अगर कोई पेशेंट लेटा है तो झटके से खड़ा ना हो, पहले वो हल्का सा अपना सर रेस करे, फिर धीरे धीरे बैठे। अगर उसे फिर से चक्कर आने लगा है तो फिर से लेट जाए, थोड़ी देर बाद फिर वो बैठे और थोड़ी देर बैठा रहे 1-2 मिनट, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा हो, अगर चक्कर आने लगे तो फिर बैठ जाए, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई करे। तो इससे बॉडी को टाइम मिल जाता है अपने आप को कंपेंसेट करने के लिए, बीपी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये कुछ ड्रग्स के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। किस ड्रग के साथ? जो कि वेन हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, तो वेजो डायलेटर्स के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा मिलती है। तो बीटा ब्लॉकर भी क्या कर रहे हैं? बीटा ब्लॉकर के साथ भी ये डायलेट नहीं कर रहे हैं। ये आप इसने कर दिया। यह प्रॉब्लम क्लास में होती है नहीं, इसमें इसी मोड का है। मतलब पैरामेडिकल की। यस सर, पैरामेडिकल इसी मोड बाकी किसी में होता है। अभी सब लोग जो एक्सपीरियंस की का से उसका बिजनेस तो मालूम नहीं और किसी का प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो हम थे कि पोस्चरल हाइपोटेंशन की जो प्रॉब्लम है, ये बीटा ब्लॉकर्स में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं कर रहे हैं। ये मेन एक्शन कहाँ पे कर रहे हैं? हार्ट में। हार्ट के फंक्शन को कम कर रहे हैं, हार्ट के स्टिमुलेशन को कम कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट कम कर रहे हैं बाय एक्टिंग ऑन द हार्ट। तो ये ब्लड वेसल को डायलेट नहीं कर रहे हैं। जो ड्रग्स ब्लड वेसल को डायलेट करती हैं, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है पोस्चरल हाइपोटेंशन की, ठीक है। उन्हीं के साथ जो ब्लड वेसल डायलेट करती है, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है साल्ट एंड वाटर रिटेंशन की। तो बीटा ब्लॉकर्स इस मामले में बिल्कुल सेफ है। लेकिन बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट क्या है? जो बीटा ब्लॉकर लेते हैं वो थोड़ी फैटिक फील करते हैं, थके थके रहते हैं, लेथार्जी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, और अगर वे एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा नहीं, ब्लड सप्लाई कमी रहेगी, तो उन्हें थकान जल्दी होने लगेगी। देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लिपिडोपिन। लिपिडोपिन लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, फॉरगेटफुलनेस, पेशेंट को थोड़ा ज्यादा भूलने लगेगा। बीटा ब्लॉकर्स, इनके एडवांटेजेस, एक होती है बीटा सिलेक्टिव, ठीक है, या कार्डियो सिलेक्टिव, जो बीटा 1 पे ब्लॉक करते हैं। तो जो बीटा 1 पे एक्ट करते हैं, उनमें अस्थमा के प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम हैं, वो डायबिटीज को कम गड़बड़ करेंगे, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में भी कम प्रॉब्लम करेंगे। अगर आप नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सी है? प्रोप्रानोलोल, अगर वो ले लेंगे तो अस्थमा होने पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सांस उठने लगेगा, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट में कंडीशन गड़बड़ होने लगेगी। और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, एक डिजीज होती है पीवीडी। इसमें क्या होता है? हाथ पैरों में जो आर्टरीज होती है उसमें टोन बढ़ जाती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें हमेशा झंझनाहट रहती है, दर्द होने लगता है, और बार हाथ पे कहते हैं सो जाते हैं जल्दी, उसमें दिक्कत होने लगती है। अगर आपने बीटा ब्लॉकर ले लिया, वो भी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ले लिया, तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की जगह, प्रोप्रानोलोल की जगह कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, जो सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करके बीटा 1 को ब्लॉक कर रहे हैं, जस्ट लाइक एटनालोल एंड मेटोप्रोनोल, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। ये सिर्फ प्रोप्रानोलोल नॉन सिलेक्टिव की वजह से आपको सिलेक्टिव के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जगह हमारी प्रेजोसिन। प्रेजोसिन इज अल्फा ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। इतने डिटेल में नहीं पढ़ते, इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं, हाँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड
ये हमारी कौन से ग्रुप की ड्रग थी? वेजोडाइलेटर, जो डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स, ये जल्दी से एकदम से वेजोडाइलेटर की तरह काम करती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी, बीपी कम हो जाएगा। और ये दोनों की टोन रिड्यूस करती हैं, कैपेसिटेंस की और रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी आर्टरियोल्स, और कैपेसिटेंस वेसल्स होती हैं वेन्स एंड वेन्यूल्स। तो ये दोनों की टोन को हमारे कम कर देते हैं, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। अभी कार्डियक आउटपुट कैसे हुआ कम हुआ? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वेन्स को डायलेट कर देगी तो उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, हार्ट में ब्लड कम जाएगा, और अगर हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो निकलेगा भी कम, अगर इनपुट कम हो जाएगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। इस तरह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। और टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम कर देगा। अगर ये क्या करती है, साथ में आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स उनको भी रिलैक्स कर देंगे, तो वहाँ पे टोन कम हो जाएगा, तो हमारा टीपीआर कम हो जाएगा। हमारा बीपी किससे इंक्रीज हो रहा था? या तो टीपीआर बढ़े या कार्डियक आउटपुट, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। अगर हम ये इनमें से कोई एक कम कर दें तो बीपी कम हो जाएगा, लेकिन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दोनों कम कर रही है, टीपीआर को भी कम कर रही है एंड कार्डियक आउटपुट को भी कम कर रही है। तो इसका इफेक्ट बड़ी जल्दी आता है, एकदम से एक्ट करती है, तभी हम इसे यूज करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कैसे किस तरह से यूज करते हैं? हम आधा लीटर 500 ml या तो सैलाइन लेंगे या ग्लूकोज लेंगे, और उसमें 50 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड कर देंगे, और उसे बिल्कुल धीरे धीरे इन्फ्यूज करेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। कितना? 0.02 मिलीग्राम पर मिनट। जब हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड चलाते हैं पेशेंट को, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जिस बोतल में हम इसे चला रहे हैं, जिसमें जब ग्लूकोज की बोतल है, सलाइन की बोतल है, जिसमें हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को ऐड किया है, उसे हम रैप कर देते हैं ब्लैक पेपर से, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाती है। इसलिए हमें इस ड्रग को जिसमें भी ये ड्रग रहेगी वो सारा ब्लैक पेपर से कवर्ड होना चाहिए। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जब भी देंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वो बॉटल पूरी ब्लैक पेपर से कवर होनी चाहिए, कहीं भी अंदर से लाइट नहीं जा रही है, ठीक है। हमारी गाइडलाइन क्या है? हमारी गाइडलाइन ये है कि अगर पेशेंट की एज 55 ईयर से कम है तो हम उसे स्टार्ट करते हैं एस इनहिबिटर या एआरबीज, और अगर उसकी एज पेशेंट की एज 55 ईयर से ज्यादा है तो उसे स्टार्ट करते हैं सी या डी। सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डी फॉर डाययूरेटिक, ठीक है। और टारगेट क्या है? इतनी एज के पेशेंट में कितना बीपी होना चाहिए? अगर एज पेशेंट की 80 से कम है, 80 साल से कम है, तो टारगेट होना चाहिए कि सिस्टोलिक 140 से कम हो और डायस्टोलिक 90 mmHg से कम हो। ये mmHg क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हम जो ब्लड प्रेशर नापते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है, शॉर्ट में से लिखते हैं mmHg। तो अगर 80 साल से कम का पेशेंट है तो हमारा टारगेट है कि सिस्टोलिक 140 से कम रहे और डायस्टोलिक 90 से कम रहे। लेकिन अगर पेशेंट की एज ज्यादा है, मोर देन 80 ईयर, देन आवर टारगेट इज टू मेंटेन द सिस्टोलिक बिलो 150 एंड टू मेंटेन द सिस्टोलिक बिलो 150 एंड टू मेंटेन द डायस्टोलिक बिलो 90। तो ये हमारा टारगेट है। तो 80 से कम में टारगेट 140 या उससे कम, और 80 से ज्यादा है तो टारगेट 150 या उससे कम। कुछ हमारे स्पेशल कंडीशन है। रेशनल कॉम्बिनेशन, किस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ कौन सी ड्रग नहीं मिलानी है? तो अगर अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं या बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो उसके साथ क्लोनिडीन नहीं देनी है। अगर किसी पेशेंट को हाइड्रोलेजिन के साथ डीएचपी रेड्यूसिन नहीं देनी है, या फिर अगर डिल्टिएज़म किसी पेशेंट को चल रही है या वेरापामिल चल रही है, ये कौन सी ड्रग है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके साथ बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, क्योंकि ये तीनों ड्रग ही हार्ट को सप्रेस करती है।
अगर तीनों एक ग्रुप की दे दी, ऐसी ड्रग दे दी जो हार्ट को सप्रेस करेंगी, तो हार्ट बिल्कुल सप्रेशन में चला जाएगा, बिल्कुल ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट एकदम कम हो जाएगा। तो सारी ड्रग हार्ट को डिप्रेस करने वाली इकट्ठी नहीं देती। अच्छा, स्पेशल कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें बीपी की प्रॉब्लम आ गई है, तो कुछ ड्रग्स हैं जो नहीं देनी है। ये कौन से ड्रग्स हैं? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स नहीं देते प्रेगनेंसी में बीपी कम करने के लिए। प्रोप्रानोलॉल भी नहीं देते, एस इनहिबिटर्स भी नहीं देते, एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो हमारी ये 4 ग्रुप की ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन से? प्रेग्नेंट लेडी को डायूरेटिक्स नहीं देना, प्रोप्रानोलॉल नहीं देना, एस इनहिबिटर्स नहीं देना, एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी नहीं देना। फिर ड्रग कौन सी दे सकते हैं? सेफ ड्रग कौन सी है? मिथाइल डोपा, प्रेजोसिन, हाइड्रोलेजिन, निफेडिपिन। ये ड्रग सेफ है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। अगर कोई लेडी है वो पहले से एस इनहिबिटर्स या एआरबीज ले रही है और फिर उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो उसे इस ड्रग को बंद करना होगा 2 दिन के अंदर, और फिर डॉक्टर से मिलना होगा और दूसरी ड्रग स्टार्ट करनी होगी जो सेफ है। तो कौन सी दे सकते हैं? मिथाइल डोपा दे सकते हैं, या फिर लाबेटालॉल भी दे सकते हैं। लाबेटालॉल सिलेक्टिव है, ये क्या है लाबेटालॉल? ये नॉन सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव हमारी थी प्रोप्रानोलॉल, तो प्रोप्रानोलॉल अवॉइड करनी है, बाकी सिलेक्टिव दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। व्हाट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 से ज्यादा हो जाए, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाए, और साथ में कुछ ऑर्गन डैमेज होने लगे, जैसे कहते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज। कुछ ऑर्गन्स में डैमेज होने लगे, जैसे किडनी है, आई है, हार्ट है, वो डैमेज होने लगे। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो इसमें हम क्या देते हैं? निकार्डिपिन। निकार्डिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये जल्दी से इफेक्ट आता है और 3 से 4 घंटे तक इफेक्ट बना रहता है इसका। तो हमारे पास ड्रग हो गई निकार्डिपिन। सेकंड ड्रग है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। थर्ड ड्रग इज GTN, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट इज लाबेटालॉल एंड लास्ट इज एस्मोलॉल। तो हमारे पास 5 ड्रग हैं जो हम ये दे सकते हैं: निकार्डिपिन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट, लाबेटालॉल एंड एस्मोलॉल, जो कि हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में दे सकते हैं। ओके, अब इनकी डोज देख लेते हैं। डोज कितना देते हैं? निकार्डिपिन। निकार्डिपिन की इनिशियली डोज रखते हैं 5 मिलीग्राम पर आवर, 1 घंटे में 5 मिलीग्राम देना बाय इन्फ्यूजन की तरह, ठीक है। अगर इससे आराम नहीं मिला निकार्डिपिन से, तो साथ में आप लाबेटालॉल या एस्मोलॉल ऐड कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की डोज 20 to 300 माइक्रोग्राम पर मिनट, और फिर हमें इसकी डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है। अगर बीपी ज्यादा कम हो रहा है तो डोज कम कर देंगे, और जितना बीपी हम चाह रहे हैं उतना कम नहीं हो रहा है तो डोज बढ़ा देंगे। इसे कहते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन करते हैं, फिर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि बीपी ज्यादा कम तो नहीं हो गया या फिर से बढ़ने तो नहीं लगा। इसे कहते हैं मॉनिटरिंग। तो डोज टाइट्रेट करना पड़ता है और फिर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। GTN, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट, ये नाइट्रेट ग्रुप की ड्रग है जिसे कहते हैं नाइट्रेट्स। तो इसकी डोज होगी ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट की 5 से लेके 20 माइक्रोग्राम पर मिनट। लाबेटालॉल की डोज है 20 to 40 मिलीग्राम इंट्रावेनसली एवरी 10 मिनट। अभी चेक करते हैं बीपी की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्मोलॉल। एस्मोलॉल इज 0.5 मिलीग्राम पर केजी बोलस। पहले तो बोलस दे दिया, बोलस मतलब एक साथ दे दिया, पूरी डोज हमने एक साथ दे दी 0.5 मिलीग्राम पर केजी। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कितने का है, ठीक है। तो अगर कोई 100 केजी का पेशेंट है तो कितना हो जाएगा? ये 50 मिलीग्राम। पहले हमने बोलस दे दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी देते रहेंगे इन्फ्यूजन में। किस तरह से? 50 to 200 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।